1 जून 2001 नेपाल नरेश के निवास स्थान नारायण हिति महल के त्रिभुवन सदन में एक पार्टी होने वाली थी और इसके मेजबान थे युवराज दीपेंद्र। हर नेपाली महीने के तीसरे शुक्रवार को होने वाली इस पार्टी की शुरुआत महाराजा वीरेंद्र ने 1972 में राजगद्दी संभालने के बाद की थी। एक महीने पहले ही मई में यह पार्टी महेंद्र मंजिल में हुई थी, जहां महाराजा वीरेंद्र की सौतेली मां और पूर्व नेपाल नरेश महेंद्र की दूसरी पत्नी रत्ना देवी रहा करती थी। कमीज और पतलून पहने युवराज दीपेंद्र अपने एडीसी मेजर गजेंद्र बोहरा के साथ 6:45 करीब 6:45 बजे ही बिलियर्ड्स रूम पहुंच चुके थे। उन्होंने मेजर बोहरा के साथ कुछ देर बिलियर्ड्स के कुछ शॉट्स की प्रैक्टिस की। पार्टी में सबसे पहले पहुंचे ऑब्वियसली वीरेंद्र के बाद वीरेंद्र के बहनोई और भारतीय रियासत सरगुजा के राजकुमार रह चुके महेश्वर कुमार सिंह। जब वो बिलियर्ड्स रूम में घुसे तो दीपेंद्र ने उनका स्वागत किया। Very pleasant, nice. I mean, no signs of any drunkenness, nothing at all. He was perfectly all right. पूछा क्या लेंगे सर? महेश्वर सिंह ने जवाब दिया कि फेमस ग्राउस। थोड़ी देर में वहां पर लाल साड़ी पहने ऐश्वर्या और महाराजा वीरेंद्र की तीनों बहनें राजकुमारी शोभा, शांति और शारदा भी पहुंच गई। करीब 7:40 हो रहे थे और तभी दीपेंद्र के चचेरे भाई पारस अपनी मां राजकुमारी कोमल, बहन प्रेरणा और पत्नी हिमानी के साथ पहुंच चुके थे। महाराजा वीरेंद्र, उनको आने में थोड़ी देर हो रही थी, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और इसी बीच उनकी मां भी वहां पहुंच गई। मां सीधे बिलियर्ड्स रूम में ना पहुंचकर एक बगल में कमरा था, वहां जाके बैठती हैं और वहां बैठ के वो सोफे पर बैठ के और अपने बेटे का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद बिलियर्ड्स रूम का दरवाजा एक बार फिर खुला। इस बार महाराजा वीरेंद्र अंदर दाखिल हुए। वो पैदल चलकर आए थे क्योंकि उनके साथ उनके एडीसी थे सुंदर प्रताप राणा। दरवाजे तक लेकर आते हैं, उन्हें छोड़ते हैं क्योंकि पार्टी निजी थी, सिर्फ परिवार वालों को ही वहां रहने की अनुमति होती थी, तो इसलिए वो वहां छोड़ के चले जाते हैं। मां के पास पहुंचते हैं महाराजा वीरेंद्र। दीपेंद्र उस समय तक अपने उसी कमरे के आसपास थे लेकिन नशे में थे। अचानक से दीपेंद्र, राजकुमार दीपेंद्र को इतना नशा कैसे आ गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, And I've seen him drunk, and he's one of those who could really hold his drink. वो अक्सर जो है नशे में रहते थे। ये बात तो समझ में आती है क्योंकि सबने देखा था। लेकिन उस दिन उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी, अचानक से उन्हें दिक्कत सी महसूस होने लगी और वो कुछ ही मिनटों में खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। यहां तक आते आते रात के 8 बज चुके थे। मतलब आप इसके पहले भी जो परिवार के लोग थे उन्होंने दीपेंद्र को नशे में देखा था, लेकिन ये जो नशा था ये दीपेंद्र बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वो तुरंत अपने आप को काबू में रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। हुआ क्या फिर? हुआ ये कि महाराजा वीरेंद्र के बगल वाले कमरे में जो भारी भरकम दीपेंद्र थे, उनको जो है 3 लोग वहाँ पे, उनके जो फैमिली डॉक्टर थे राजीव शाही और उनके जो बहनोई आए थे, वो ये लोग उसको उठाते हैं, उठाकर कि अंदर चलिए और वहाँ पे ले जाते हैं। उस कमरे में बिछा हुआ था गद्दा, उनको लेटा देते हैं, लाइट बंद करते हैं, वापस पार्टी में आ जाते हैं। एक राइटर हैं जिनका नाम है जोनाथन ग्रेगसन। इन्होंने एक किताब लिखी है मैसेकर एट द पैलेस। इसमें एक जगह पर वो लिखते हैं, कमरे में अकेला छोड़ दिए जाने के बाद दीपेंद्र बाथरूम में गए और वहां उन्होंने उल्टी की। उन्होंने फिर एक सैनिक की वर्दी पहनी, उसके ऊपर उन्होंने काले मोजे, एक जैकेट, सैनिक बूट और काले चमड़े के दस्ताने पहने।
इसके बाद उन्होंने अपनी पसंदीदा 9mm पिस्टल और MP5 के सब मशीन गन और कोल्ट M16 राइफल उठाई और बिलियर्ड्स रूम की तरफ चल पड़े। बिलियर्ड्स रूम के मध्य में कुछ महिलाएं बात कर रही थीं। अचानक उनकी नजर सैनिक यूनिफॉर्म पहने युवराज दीपेंद्र पर पड़ी। महाराजा बीरेंद्र की चचेरी बहन केतकी चेस्टर ने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था, ये भी आप सुनते चलिए। जब वो अंदर आए तो उनके दोनों हाथों में एक एक बंदूक थी। वो पूरे सैनिक वर्दी में थे। उन्होंने काला चश्मा पहन रखा था। मैंने अपने पास खड़ी महिला से कहा कि युवराज दीपेंद्र अपने हथियारों को शो ऑफ करने आए हैं। उस समय तक नेपाल नरेश बिलियर्ड्स रूम्स में आ चुके थे। बिलियर्ड रूम में उनके हाथ में एक कोक का ग्लास था, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें शराब पीने से मना कर दिया था, पाबंदी लगी हुई थी। दीपेंद्र ने अपने पिता की तरफ देखा, महाराजा की तरफ, और उस समय चेहरे पर उसकी किसी भी तरीके की कोई भावना नहीं थी। अगले ही सेकंड उन्होंने अपने दाहिने हाथ से जर्मनी में बनी अपनी MP5 के सब मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। उसकी कई गोलियां छत पर लगी और उसका कुछ प्लास्टर उखड़कर नीचे गिरा। Suddenly I hear bang, bang. It was such a shock when he lifted the gun and shot at his father. नेपाल नरेश ने कहा, के कार देखो, क्या कर दिया। कुछ सेकंड तक सभी मेहमान उसी जगह पर खड़े रहे जो जहां थे और दीपेंद्र के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा कि दीपेंद्र जैसे कोई खेल खेल रहे हैं और गलती से उनके बंदूक से गोली निकल गई। इसी किताब में जोनाथन आगे लिखते हैं कि शुरू में नेपाल नरेश बिलियर्ड्स की मेज के बगल बिना हिले डुले खड़े रहे। फिर उन्होंने दीपेंद्र की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। दीपेंद्र ने बिना शब्द कहे बीरेंद्र यानी अपने पिता पर 3 गोलियां चलाई। Bang, bang. कुछ देर तक वो खड़े रहे, यहां तक कि उन्होंने स्लो मोशन में ग्लास मेज पर भी रखा। इस बीच दीपेंद्र मुड़े और बिलियर्ड्स रूम से निकलकर गार्डन की तरफ गए। 3 सेकंड बाद लोगों को एहसास हुआ कि दीपेंद्र की गोली महाराजा बीरेंद्र की गर्दन के दाहिने हिस्से में लगी हुई है। नेपाल नरेश मरते मरते शॉक में थे और वो करीब करीब स्लो मोशन में नीचे की तरफ गिरे थे। इस बीच नेपाल नरेश के दामाद कैप्टन राजीव शाही ने अपने ग्रे रंग के कोट को तुरंत उतारा और महाराज की गर्दन पर लगा दिया ताकि खून जो निकल रहा है उसको रोका जा सके। लेकिन बीरेंद्र तब तक बेहोश नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी दूसरी चोट की तरफ भी राजीव को इशारा किया। राजीव, पेट में। महाराजा बीरेंद्र ने अपना सिर उठाने की कोशिश की और नेपाली में वही उस बड़बड़ाए, के कार देखो, यानी क्या कर दिया। यही उनके आखिरी शब्द थे। तभी दीपेंद्र कमरे में दोबारा आते हैं। तब तक उन्होंने इटली में बनी अपनी गन नीचे गिरा दी थी। अब उनके हाथ में M16 राइफल थी। आखिर दीपेंद्र ने महाराजा बीरेंद्र पर गोली क्यों चलाई, इस सवाल का जवाब दीपेंद्र की बुआ केतकी चेस्टर ने बताया। वे एक लड़की से शादी करना चाहते थे। उनकी दादी और उनकी माँ को ये पसंद नहीं था। उनको खर्च करने के लिए उतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितना वो चाहते थे। उसकी वजह से उन्होंने अपना आपा खो दिया था। अचानक महाराजा बीरेंद्र के छोटे बेटे धीरेन्द्र शाह ने दीपेंद्र को रोकते हुए कहा, बाबा बस, बहुत हो चुका, अपनी बंदूक मुझे दो। दीपेंद्र ने बहुत नजदीक से, क्योंकि वो उनके एकदम पास आ गए थे, उनको गोली मारी और वो उड़ते हुए पीछे जाकर गिरे थे। और उसके बाद दीपेंद्र का अपने ऊपर से नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो चला था। हर किसी पर वो गोली चला रहे थे। राजकुमार पारस ने चिल्लाकर कहा, सब लोग सोफे की आड़ ले लीजिए। केतकी को भी गोली लगी थी। दीपेंद्र को लगा कि केतकी मर गई हैं, क्योंकि उनका सिर और बाल खून से लथपथ था। एक गोली महाराजा ज्ञानेंद्र की पत्नी और पारस की मां को भी लगा था। उनके फेफड़े के पार जा चुका था। दीपेंद्र ने अपने पिता पर फिर गोली चलाई। इस बार गोली महाराजा बीरेंद्र के सिर को पार कर गई थी। उनके खून से सनी टोपी और चश्मे नीचे गिर गए थे। वो औंधे मुंह नीचे गिर गए थे और उनके पैर बार की तरफ थे। केतकी वो दृश्य कभी नहीं भूल पाई।
दीपेंद्र ने आकर अपने घायल पिता को अपने पैर से ठोकर मारी थी। केतकी उस दृश्य को याद करके बताती हैं, वो दृश्य मेरी आंखों में हमेशा के लिए अंकित हो गया था जब दीपेंद्र ने करीब करीब मर चुके अपने पिता को अपने पैरों से ठोकर मारी थी, ये देखने के लिए कि वो मर चुके हैं या जीवित हैं। हर संस्कृति में मृत व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। गोली मारने से ज़्यादा एक हिंदू व्यक्ति के अपने पिता के शव को ठोकर मारने का दृश्य ने मुझे धक्का पहुंचाया। नारायण हिती महल के त्रिभुवन भवन में नेपाल नरेश और शाही परिवार के 12 अन्य लोग या तो मारे जा चुके थे या बुरी तरीके से घायल थे। 3 से 4 मिनट के बीच गोलाबारी खत्म हो गई। नेपाल की सबसे मुश्किल घड़ी में गोलियों की आवाज सुनने के बावजूद क्रैक कमांडो की ट्रेनिंग ले चुके किसी भी एडीसी ने दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश नहीं की। वो अपने कमरे में ही बैठे रहे। उनके कमरे बिलियर्ड्स रूम से सिर्फ 150 गज की दूरी पर थे। हालांकि अगर वो कोशिश करते तो बिलियर्ड्स रूम में सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पहुंच सकते थे। बाद में जब जांच कमेटी बैठाई गई तो उसमें चारों एडीसी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इस बीच दीपेंद्र फिर बिलियर्ड्स रूम के बाहर निकले, गार्डन में गए और वहां महारानी ऐश्वर्या उनके पीछे पीछे दौड़ी। राजकुमार निरंजन भी उनके पीछे पीछे दौड़े। थोड़ी देर बाद 2 गोलियों की आवाज आई। राइटर नीलेश मिश्रा लिखते हैं उनकी किताब में एंड ऑफ द लाइन, रसोई घर में एक नौकर संता कुमार खड़का ने महारानी ऐश्वर्या के जीवन के अंतिम क्षणों को देखा। रानी ने सीढ़ियों पर चढ़कर दीपेंद्र के शयन कक्ष की तरफ जाने की कोशिश की। वो नेपाली में जोर जोर से चिल्ला रही थी। उन्होंने 7 सीढ़ियां चढ़ी होंगी कि एक गोली उनके सिर को पार कर गई। वो संगमरमर की सीढ़ियों पर गिरी और उनको पीछे से गोली मारी गई थी और वो दीपेंद्र का अंतिम शिकार थी। उन्होंने शायद ये गलतफहमी पाल रखी थी कि उनका अपना बेटा उन पर गोली नहीं चलाएगा। उनका अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। इसके बाद दीपेंद्र गार्डन में एक छोटे तालाब पर बने ब्रिज पर गया और वहां पर वो पागलों की तरह 1-2 बार जोर से चिल्लाते हैं। फिर आखिरी गोली की आवाज सुनाई देती है। वो पीठ के बल गिरते हैं। एक गोली उनके सिर के पार थी। बाएं सिर के कान के पीछे गोली घुसने से एक निशान बना। उनके दाहिने सिर में कान के ऊपर गोली बाहर निकलने का निशान था। दोनों चोट से खून निकल रहा था, लेकिन दीपेंद्र अभी जीवित थे। उधर महाराजा वीरेंद्र भी इतनी गोली खा जाने के बावजूद जीवित थे। जब उनके एडीसी ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए जगुआर कार के पिछली सीट पे उनको लिटाया तो उनके दोनों कानों से खून निकल रहा था। उनके सारे कपड़े खून से सने हुए थे। उनकी नाड़ी करीब करीब जा चुकी थी, लेकिन उनके हाथों में हरकत थी। कम से कम उनको 8 गोलियां लगी। Bang, bang. उनके कार के पीछे चल रही टोयोटा में महारानी ऐश्वर्या का शरीर था। जबकि ये दोनों कारें जब अस्पताल पहुंचती हैं उस समय रात का 9:15 बज चुका था। थोड़ी देर में नेपाल के सर्वश्रेष्ठ न्यूरोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन, जो हार्ट स्पेशलिस्ट सब अस्पताल के अंदर थे। रानी को कार से उतारते ही मृत घोषित कर दिया गया। उसी समय एक हरे रंग की टोयोटा लैंड क्रूजर भी अस्पताल की तरफ बढ़ी थी, जिसमें राजकुमार पारस अगली सीट पर थे। पिछली सीट पर दीपेंद्र के एडीसी गजेंद्र बोहरा और राजू कार्की युवराज दीपेंद्र और राजकुमार निराजन के शरीर को पकड़े हुए थे। अजीब स्थिति थी। एक ही कार में हत्यारा भी था और उसका शिकार भी था। ये लोग 9:30 बजे अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के कुछ ही मिनटों के अंदर राजकुमार निराजन को भी मृत घोषित कर दिया गया। युवराज दीपेंद्र ने उस दिन अपने परिवार के इतने लोगों को मारा था कि अस्पताल का ट्रॉमा हॉल, वहां जितनी भी पलंग थी सब भर चुकी थी। जब दीपेंद्र को स्ट्रेचर पर अंदर लाया गया तो कोई खाली बेड नहीं बचा था। जमीन पर ही गद्दा बिछाया गया। दीपेंद्र के सिर के दोनों तरफ से खून निकल रहा था। सांस लेने में बहुत आवाजें कर रहे थे, लेकिन उनका जो रक्तचाप था, जो उनका ब्लड प्रेशर था, वो एकदम ठीक था। उनकी आंख की पुतलियों पर लेकिन असर नहीं पड़ रहा था रोशनी की। दीपेंद्र को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। अगले दिन छपने वाले अखबारों में इस दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र नहीं था, लेकिन इस खबर को दबाए रखना पॉसिबल नहीं था।
हत्याकांड के 14 घंटे बाद दोपहर 11 बजे के एक कार्यक्रम पर रोक लगाकर ऐलान किया गया कि कल रात 9:15 बजे महाराजा वीरेंद्र विक्रम शाह का निधन हो गया। उनकी जगह उनके सबसे बड़े बेटे युवराज दीपेंद्र को अगला महाराजाधिराज घोषित किया जाता है। चूंकि वे अभी शासन करने की स्थिति में नहीं हैं, उनकी जगह राजकुमार ज्ञानेंद्र रीजेंट की तरह काम करेंगे। लेकिन नेपाल वासियों को यह बात नहीं बताई गई कि महाराजा वीरेंद्र की मौत कैसे हुई। 2 जून 2001 को दोपहर 4 बजे जब राज परिवार की शव यात्रा शुरू हुई तो पूरा काठमांडू जैसे सड़कों पर उतर आया। देश के हजारों लाखों लोगों ने महाराजा के सम्मान में अपना सिर मुड़वाया। नाइयों ने इस काम के लिए कोई पैसा वैसा नहीं लिया था। शाम के दुदलके में राज परिवार के एक सदस्य दीपक विक्रम ने आर्य घाट पर सारी चिताओं को एक साथ अग्नि दी। युवराज दीपेंद्र को कभी होश नहीं आया। 4 जून 2001 की सुबह 3:40 पर उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। लगभग 54 घंटे तक नेपाल पर उस व्यक्ति का राज रहा जो बेहोश था और उसने अपने माता, अपनी पिता, अपने भाई, अपनी बहनों के हत्या का आरोपी था। उनकी मौत के बाद नेपाल नरेश वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र 3 दिनों के अंदर नेपाल के तीसरे राजा बने। लेकिन नेपाल की राजशाही इस झटके से कभी नहीं उबर पाई और 2008 में नेपाल ने राजशाही को त्याग कर गणतंत्र का रास्ता चुना। ये गणतंत्र का रास्ता चुनने के बाद वहां पे अब भी पूरी तरीके से राजशाही खत्म हो चुकी थी। तो ये थी 1 जून 2001 को हुए शाही नरसंहार की दर्दनाक कहानी। लेकिन शाही परिवार का ऐसा खौफनाक अंत शायद पहले ही लिखा था। इसके पीछे भी एक मशहूर कहानी है, एक कहानी जिसमें इस नरसंहार के बारे में बहुत पहले बताया गया था। कहते हैं कि नेपाल के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह, जिन्होंने नेपाल के राजवंश की स्थापना की थी, पृथ्वी नारायण शाह, उनसे जुड़ी हुई ये कहानी है कि वो एक बार जंगल से गुजर रहे थे। एक साधु मिले उन्हें, साधु को उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद जैसा राजा करते हैं उन्होंने पूछा, प्रभु जी कुछ चाहिए? साधु बोले, एक कटोरा दही पिला दे बच्चा। एक आवाज देनी थी, चूंकि राजा थे, तुरंत नारायण शाह के पास में दही की एक कटोरा लाया गया। वो कटोरा लेते हैं, साधु पीते हैं और पीने के बाद उसमें जो दही थी वो जो छोड़ दी उन्होंने, वो उनको दिया कि बच्चा बाकी का तू पी जा। अब ये जो बात थी कि बाकी का तू पी जा, इसमें राजा को आ गया गुस्सा। उन्होंने उनके हाथ में ही दही के उस कटोरे को मार दिया। वो पूरी दही नीचे गिर गई और उस समय राजा को उस योगी ने श्राप दे दिया कि आपके जितने पैरों की उंगलियों पर यह दही गिरी है, बस उतनी पीढ़ी तक राज कर पाओगे। उसके बाद आपकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, शाह वंश खत्म हो जाएगा और 11वां राजा आखिरी होगा। जब शाह जी अपने पैर देखते हैं तो उनके 10 उंगलियों पर वो दही गिरी थी और बिल्कुल ऐसा हुआ। वो गुरु गोरखनाथ थे। राजा वीरेंद्र 10वें शासक थे और 11वें ज्ञानेंद्र बने। साल 2008 में नेपाल में राजशाही पूरी तरह खत्म हो गई। इस कहानी पर हर नेपाली विश्वास करता है। नेपाल में आज भी वही होते हैं। आज भी गुरु गोरखनाथ को वहां बड़ी इज्जत से उनका नाम लिया जाता है, उनकी पूजा की जा सकती है, पूजा की जाती है। इस हत्याकांड में अब तक 25 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन आज भी लोगों को जो सच्चाई है वो इतनी ही सच्चाई सबके सामने आती है। और दीपेंद्र ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की जो कहानी है वो कहानी वही थी कि प्रेम था, प्रेम के बीच में परिवार आ रहा था, उसने उस गुस्से में, उस नशे में पूरा परिवार मिटा दिया। ये गुरु गोरखनाथ का श्राप भी था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। आज बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। दिल से नमस्ते।